सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। 30 दिसंबर तक का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम जनवरी में है और मेरे भाई फरवरी में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में कमेंट में मुझे अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो भाई। सवाल नंबर पहला, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तुम्हारे सामने यह डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो और बता दो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। 13 त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है, 12 त्रिभुज है, या फिर मेरे भाई आपके 8 त्रिभुज हैं। फटाफट कमेंट करो भाई, इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, आपको मैंने बताया था कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम देखने को मिले उसमें 3 त्रिभुज होते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारी आंखें तेज हैं, तो ये डायग्राम ऐसा ही तो है। हाँ सर, ये डायग्राम तो ऐसा ही है, मतलब 3 त्रिभुज तो इसमें हो गई। 3 के बाद में सर ये चौथा बन गया, चौथे के बाद में सर ये 5वां बन गया, 5वें के बाद में छठा, छठे के बाद में 7वां, और 7वें के बाद में ये बन गया 8वां। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस सवाल को ध्यान से देखो और बता दो मेरे भाई कि इसमें आपको टोटल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 21 त्रिभुज, 22 त्रिभुज, 20 त्रिभुज, या फिर मेरे भाई 18 त्रिभुज। देखो भाई, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक सवाल 2 सवाल देखते हैं, बाद में क्लास को छोड़ के चले जाते हैं। भाई देखो, ऐसे तो ना तो आज तक किसी की नौकरी लगी है, ना आज के बाद में नौकरी लगेगी। क्लास आपको लास्ट तक देखनी ही पड़ेगी और तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना मेरे भाई। आइए बताओ इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरीके का डायग्राम देखने को मिले, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? इसमें आपके 8 त्रिभुज होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो आपका डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, ये आपका इस तरीके का ही तो है। इसका मतलब इसमें 8 त्रिभुज हैं। तो 8 त्रिभुज तो तुम्हारे ये हो गए। 8 के बाद में मैंने तुमको बताया था कि जब भी कोई डायग्राम इस तरीके का आता है तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। तो 3 त्रिभुज तो ये, चौथा त्रिभुज ये वाला, और मेरे भाई एक त्रिभुज इन दोनों को मिलाकर बनेगा। तो मेरे भाई कितने त्रिभुज हो गए? 5, सॉरी 4। 3, 4 और 1 5, यानी 5 त्रिभुज इसमें हो गए। अब अगर 5 ऊपर वाले में है तो देखो इसमें भी 5 होंगे। भाई मैंने बताया है कि जब भी इस तरीके का डायग्राम मिले 3 त्रिभुज होते हैं। तो 3 तो ये, एक ये चौथा, और एक मेरे भाई इन दोनों को मिलाकर बनेगा 5वां। तो 5 मेरे भाई इसमें हो गए, एक ये हो गया और एक इन दोनों को मिलाकर हो गया। तो एक और एक कितना हो गया? 2। अब इन सबको जोड़ लो। 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20। जिन्होंने 20 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों को सवाल समझ में नहीं आए, क्लास को थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं आपको सवाल समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सब के लिए
करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, आपको रीजनिंग भी मिलेगी और आपको मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको केवल और केवल 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा सर? इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन मिलेंगे और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर आपको मिलेगा। तो सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन और आंसर सब आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। तो केवल और केवल 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो भाई इस पीडीएफ को पढ़ डाला तो आपकी लाइफ जिंगा लाला। मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, जिनको भी चाहिए मैसेज कर देना। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष का सवाल है। एक बड़ी संख्या में छात्र कक्षा में पढ़ने के बजाय बारिश में नाचना पसंद करते हैं। देखो भाई, तुमने कथन और निष्कर्ष पढ़े होंगे, मुझे पता है कि आपने कथन निष्कर्ष वाले सवाल पढ़े होंगे, लेकिन ये अलग तरीके के कथन निष्कर्ष है। रेलवे के फेवरेट है भाई, ये रेलवे के फेवरेट सवाल होते इस तरीके के। कथन में बोला एक बड़ी संख्या में छात्र कक्षा में पढ़ने के बजाय बारिश में नाचना पसंद करते हैं, यानी पढ़ने की बजाय नाचना पसंद करते हैं। तो भाई बारिश छात्रों को स्वस्थ रखती है क्या? कौन मूर्ख ये बात बोलता है कि बारिश में छात्र स्वस्थ रहेंगे? कौन किस मूर्ख ने बोल दी ये बात? सर ये तो गलत है। नृत्य करना एक अच्छा व्यायाम है, नृत्य करना एक अच्छा व्यायाम है। तो फिर ये जो करते हैं भाई योगासन, वज्रासन, सूर्यासन, जो भी कुछ होता है वो, ठीक है, तो ये फिर ये क्या है? अगर नृत्य करना ही एक व्यायाम है तो ये जो लोग रनिंग करने के लिए जाते हैं, सिटअप्स लगाते हैं, पुशअप करते हैं, ये फिर ये क्या है? इसका मतलब सर ये व्यायाम कब से हो गया? ये भी गलत है। तो न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो, कोई सा भी हमारा अनुसरण नहीं करता। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो है ना अलग तरीके का सवाल। पहले हम कथन निष्कर्ष में क्या करते थे? सर इस तरीके का गोला बनाया, फिर इस तरीके का गोला बनाया, फिर ठीक है देखते थे कि भाई कुछ है या नहीं है। लेकिन ये अलग तरीके के कथन और निष्कर्ष है। देखिए अगला सवाल कथन और निष्कर्ष का ये सवाल है। कथन तुमसे बोला माना जाता है कि सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास में लिखा गया था। तुमसे बोला है कि जो सामवेद है ना, इसको 200 ईसा पूर्व के आसपास में लिखा गया है। अब निष्कर्ष तुमसे बोला गया कि इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। भाई इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है, बिल्कुल यार पुरानी पुस्तक ही तो है सामवेद, इसका मतलब ये बात तुम्हारी सही है। फिर तुमसे बोला इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक है, सबसे पुरानी, अरे सामवेद से पुराना तो ऋग्वेद है, फिर सबसे पुरानी ये कैसे हो गई? तो ये गलत है। पुरानी पुस्तक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं सबसे पुरानी है, इसका मतलब ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष एक हमारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई, सिटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल, इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में आ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। अगर कोई बच्चा क्लास को छोड़ के जाने का मन बना रहा है ना भाई, तो मन को यही रोक लो तुम। क्लास को तो लास्ट तक देखना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। 5 छड़ है तुम्हारे पास में, P, Q, R, S और T में से S जो है T से लंबा है। सर जो S है ना, वो S जो है लंबा है मेरे भाई किससे? T से। R P से छोटा है और जो Q है ना, Q S से लंबा है। S से लंबा कौन है? मेरे भाई Q। तुमसे बोला
P केवल एक ही छड़ से लंबा है। P है ना, P वो केवल एक छड़ से लंबा है, ठीक है। और यहाँ पर बोले R P से छोटा है, तो मेरे भाई P से छोटा कौन हो जाएगा, R। अब सवाल को देख लो तुम, क्या मैं सही बोल रहा हूं। देखिए तुमसे बोला S T से लंबा है, बिल्कुल मेरे भाई जो S है वो T से लंबा, चुप रहे, ठीक है। S जो है T से लंबा हो गया, बिल्कुल। फिर आगे बोला R जो है P से छोटा है, सब P से छोटा ही तो R है, इसका मतलब ये बात भी सही है। क्यों, S से लंबा है, S से लंबा ही तो है मेरे भाई, क्यों, बिल्कुल। P केवल एक ही छड़ से लंबा है, तो एक से ही तो लंबा है P, बाकी तो सबसे छोटा ही है, मतलब ये बात भी सही है। तुमसे बोला सभी छड़ों में दूसरा सबसे लंबी छड़ कौन सी है, तो सबसे लंबी तो ये है, और दूसरे नंबर पर कौन सी है, ये है। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखते हैं। 6 लोगों की अलग अलग ऊंचाइयां हैं, तुमसे बोला कि U सबसे लंबा है, P R से लंबा है जो S से छोटा है, क्यों R से छोटा है लेकिन T से लंबा है, तो बताइए मेरे भाई सबसे छोटा कौन है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में आएंगे। बताओ भाई सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखिए तुम्हारे सामने बोला कि 6 लोगों की अलग अलग ऊंचाइयां हैं, U सबसे लंबा है, तो U तो मेरे भाई सबसे लंबा है, तो U की तो बात ही छोड़ दो तुम। फिर बोला P R से लंबा है जो S से छोटा है। अब ये जो शब्द आता है ना, ये पहले वाले के लिए नहीं आता, दूसरे वाले के लिए आता है। तो यहां पर तुमसे क्या बोला गया है कि P R से लंबा है, जो P है ना, P वो लंबा है R से, जो S से छोटा है। तो जो शब्द किसके लिए आए, R के लिए, तो जो मेरे भाई छोटा है किससे, R S से छोटा है, तो R जो है S से छोटा है। और क्यों जो है R से छोटा है, क्यों जो है R से छोटा है, तो R से छोटा मेरे भाई कौन है, क्यों है। R जो S से छोटा, अब S से छोटा ही तो है ये, S से छोटा ही तो है ये, लेकिन T से लंबा है, क्यों R से छोटा है लेकिन T से लंबा है, क्यों जो है R से छोटा है लेकिन T से तो लंबा है। तो बताइए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो ये T है। अरे तुम देख लो सवाल को, तुमसे बोला है U सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा U है। P R से लंबा है जो S से छोटा है, P जो है R से तो लंबा है और ये S से छोटा है। क्यों R से छोटा है, जो क्यों है R से छोटा है लेकिन T से लंबा है, लेकिन T से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है, ये T है। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। राधिका एक निश्चित परीक्षा में शीर्ष से 16वें और नीचे से 13वें रैंक पर है, कक्षा में बताओ कुल कितने छात्र हैं। 1 सेकंड में ही आंसर आना चाहिए भाई। कोई बच्चा बोले सर मैं तो 1 सेकंड में आंसर नहीं दूंगा, 5 सेकंड में आंसर दूंगा, कोई मतलब नहीं है भाई, 5 सेकंड में तो सभी दे देंगे, फिर स्पेशल क्या हुआ। ठीक है भाई, तो देखो राधिका ऊपर से है 16वें नंबर पर, ठीक है भाई, ऊपर से राधिका आई 16वें नंबर पर, नीचे से राधिका गई, नीचे से राधिका गई 13वें नंबर पर, तो टोटल बच्चे कितने सर, 16 बच्चे तो ऊपर के, नीचे के 13 बच्चे, तो 16 और 13 कितने हो गए, 29। लेकिन मेरे भाई एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये है कि मैं ऊपर से आया तो भी राधिका, मैं नीचे से गया तो भी राधिका। सर राधिका तो एक ही है क्लास में, फिर ये दो दो क्यों आ गई, तो एक घटा दो इसमें से, 28 आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए तुमको कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ना है, एक घटाना है। तो 16 और 13 29, एक घटाएंगे 28, बात खत्म। ये तो मैं तुमको समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 16 और 13 29, एक घटाएंगे तो 28 हो गया सवाल। आइए
अभिजीत अपने घर से निकलता है और उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? सभी बच्चे बताएंगे भाई। अब देखो सवाल बड़ा ही डेंजर हो गया सर। ये तो मैं तुमसे बोलूं कि दायां गया, बायां गया, ऊपर गया, नीचे गया, वो तो ठीक है, वो तो सब कर देंगे। लेकिन सर यहां पर देखो, यहां पर दक्षिण पश्चिम, यहां पर दक्षिण पूर्व, यहां पर उत्तर पूर्व, यानी कि आदमी तिरछा जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा। तो अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, तो देखते हैं सवाल का आंसर क्या करेंगे। तो अभिजीत अपने घर से निकलता है, तो मेरे भाई देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। मान लो अभिजीत का घर यहां पर है। अब यहां से वह उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर गया, तो मेरे भाई इधर को बनाओ इसको। ठीक है भाई, मान लो मैं यहां पर बना देता हूं भाई, तो यहां पर उत्तर पश्चिम दिशा इधर को होगी, तो इधर को वो कितना गया है मेरे भाई? 30 मीटर गया है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर। तो सर अब इधर को मेरे भाई, अब इधर को दक्षिण पश्चिम कहां पर होगी? सर दक्षिण पश्चिम तो इधर को होगी, तो इधर को मेरे भाई 30 मीटर गया। अब यहां से देखो मेरे भाई, फिर यहां से मेरे भाई दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व किधर को होगी? दक्षिण पूर्व तो इधर को होगी, इधर को भी 30 मीटर गया। फिर बोला है अब वह उत्तर पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता है। अब मेरे भाई यहां से देखो उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व यही तो भाई देखो, ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, तो उत्तर पूर्व दिशा में फिर से वही पहुंच गए, 30 मीटर चला है, 30 मीटर पहुंच गए। तुमसे बोला अपने घर से कितनी दूरी पर? सर जहां से शुरू किया था वही खत्म हो गया, 0 मीटर की दूरी पर है ये तो। ठीक है भाई, अरे देखो ऐसे ही तो होते, देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। इधर को देख लो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तुमसे बोला कि उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में चला गया। ठीक है, फिर तुमसे बोला दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में आ गया। फिर भाई दक्षिण पूर्व दिशा में गया, तो दक्षिण पूर्व दिशा में चला गया। फिर उत्तर पूर्व दिशा में गया, ये उत्तर पूर्व दिशा हो गई, तो फिर से वही पहुंच गया। तो राइट आंसर तुम्हारा 0 मीटर हो गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। यदि किसी घड़ी का मिनट हाथ दोपहर 12 बजे की ओर इंगित करता है, तो उसी घड़ी में दोपहर 3 बजे मिनट का हाथ किस दिशा को इंगित करेगा? ठीक है मेरे भाई, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है भाई, किसी घड़ी का मिनट का दोपहर 12 बजे। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, ये मान लो तुम्हारी एक घड़ी है, ये तुम्हारी एक घड़ी है, इसमें यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ पर 3 बजते हैं, यहाँ पर मेरे भाई आपके 6 बजते हैं और यहाँ पर तुम्हारे 9 बजते हैं। अब अगर मैं 12 बजे की बात करूंगा, तो 12 बजे मिनट की सुई कहां पर होगी बताना? सर 12 बजे तो मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों की दोनों ही किस पर होती है? 12 पर होती है। अरे 12 कब बजेंगे? जब मिनट की सुई भी 12 पे होगी और घंटे की सुई भी 12 पे होगी, तब मेरे भाई 12 बजते हैं। और इधर को मेरे भाई दक्षिण दिशा है, इसने बोला दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। फिर बोला तो उसी घड़ी में दोपहर 3 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो दोपहर 3 बजे मिनट की सुई कब कहां पर होगी? भाई 3 कब बजते हैं? सब 3 तब बजते हैं जब घंटे की सुई तो होती है 3 पर और मिनट की सुई होती है कहां पर? 12 पर। अरे 3 घड़ी में टाइम देखना तो जानते हो ना तुम लोग, कैसे टाइम देखते हैं? 3 कब बजेंगे? जब घंटे की सुई तो होगी 3 पर और मिनट की सुई होगी 12 पर, और 12 तो दक्षिण दिशा में है, इसका मतलब दक्षिण। ठीक है, नॉर्थ साउथ हो गए। ठीक है भाई, फिर से वही 12, भाई मिनट की सुई तो वही 12 पे होगी, 3 तभी तो बजेंगे, तो साउथ तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए इन शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें ये अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। इनको मेरे भाई इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार आपको जमाना है। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इंग्लिश डिक्शनरी में तुमको जमाने हैं। तो इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे जमाते हैं? सेम सेम को तो काट देते हैं भाई। देखो MET इसमें भी, MET इसमें भी, MET MET MET, आगे आ जाओ। यहां पर है आई,
यहां पर है आर, यहां पर है एच, यहां पर है टी, अगला अक्षर इसमें ई। जब तुम ए बी सी डी बोलना स्टार्ट करते हो तो इनमें सबसे पहले क्या आता है सर? ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर आता है ई। ई आएगा मतलब 5 नंबर का सब्सिपल। ई के बाद में एफ जी एच, एच आएगा मतलब फिर ये 3 वाला। एच के बाद में एच आई, आई आएगा मतलब 1 नंबर वाला। 5 3 1, 5 3 1, ये भी गलत, ये भी गलत। फिर आई के बाद में जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर, आर आएगा। ठीक भाई, आर आएगा तो 2 नंबर का। फिर ये 4 नंबर का, तो लास्ट में 2 और इसी ऑप्शन। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल समझ में आ गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। इन शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जाते हैं। मेरे भाई इनको आपको अंग्रेजी शब्दकोश में जमाने हैं, तो देख लो ये भी सिंपल ही है भाई। जो सेम है ना उसको तो हटा दो। सर इसमें भी एच ई आई है, इसमें भी एच ई आई। देखो सर एच ई तो नहीं है भाई, सब में अलग अलग है यार। ठीक है, देखो सब में शुरू में एच है, इसमें अगला अक्षर ई है, इसमें भी ई, इसमें भी ई, इसमें ए और इसमें आई। जब तुम ए बी सी डी बोलना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले ए आता है, ए आता है मतलब ये सबसे पहले आएगा, तो 4 नंबर का आएगा सबसे पहले। अब 4 नंबर का सबसे पहले ये भी गलत, ये भी गलत। अब ए के बाद में बी सी डी ई, लेकिन ई तो तीनों में है सर। भाई ई तो तीनों में है यार। तो अगले वाले देखो, अगले वाले देखेंगे तो यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर भी आई आएगा और यहाँ पर ए आएगा। अब बताओ आई पहले आता है कि ए पहले आता है? सर ए पहले आता है, मतलब मेरे भाई 3 नंबर का। तो 4 के बाद में 3, 4 के बाद में 3 इसी ऑप्शन में। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। देखिए निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको मेरे भाई एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। कक्षा है, नामांकन है, परिणाम है, परीक्षा है और अंक है। तो मेरे भाई देखो देखो सिंपल है। देखो सबसे पहले तो मैं एडमिशन लूंगा भाई। अगर मुझे किसी कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है, तो सबसे पहले तो मैं एडमिशन लूंगा। एडमिशन लेने के बाद में मैं कक्षा में बैठूंगा, कक्षा में बैठेगा, कक्षा में बैठने के बाद में वो परीक्षा देगा, कक्षा में बैठने के बाद में परीक्षा देगा, परीक्षा के बाद में उसके नंबर आएंगे, परीक्षा देने के बाद में उसके नंबर आएंगे और नंबर आएंगे तो आप उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तभी भाई नंबर आए तभी तो रिजल्ट आएगा। फेल हुआ या पास, कम नंबर आए तो फेल, ज्यादा आए तो पास, यानी फिर आपका रिजल्ट आएगा। तो मेरे भाई 214 53, 214 53, पहला 2 1 4 5 3। ठीक भाई, पहले मैं एडमिशन लूंगा, फिर मैं कक्षा में बैठूंगा, कक्षा में बैठने के बाद में परीक्षा दूंगा, परीक्षा में मेरे नंबर आएंगे, फिर पता चलेगा कि मैं फेल हुआ कि पास हुआ। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा। अगले सवाल को देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति बताओ कौन सी होगी? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। देखो भाई सबसे पहले तो इस तरीके का एक डब्बा हमको बनाना है। ठीक है भाई, इस तरीके का, एक सेकंड भाई, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप जो है इस तरीके का एक डब्बा बना लो, इस तरीके का डब्बा बनाओ सबसे पहले तो आप। ठीक है, इसमें देखो इसमें कौन सा हिस्सा रंगा हो? ये वाला, यानी इसमें रंगा हुआ है मेरे भाई कौन सा हिस्सा? सर इसमें तो ये वाला हिस्सा रंगा हुआ है। ठीक है, इसमें मेरे भाई कौन सा? सर ये ऊपर वाला रंगा हुआ है। इसमें तो मेरे भाई ये वाला रंगा हुआ है। ठीक है,
अगर मैं अगले वाले में देखूंगा तो ये वाला इसके पास वाले यानी अगले वाले में तो ये वाला ही रंगा हुआ है, ठीक है। फिर अगले वाले में देखूंगा तो मैं ये नीचे वाला रंगा हुआ है, ठीक है भाई, नीचे वाला ये वाला रंगा हुआ है, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, कुछ समझ में आया तुम लोगों के? हाँ सर समझ में। देखो यहां से मैं यहां पर गया तो 2 खाने छोड़ने पड़े मेरे को, फिर यहां से मैं यहां गया तो एक भी खाना बीच में नहीं है, फिर यहां से यहां गया तो फिर 2 खाने छोड़ने पड़े, यानी कि पहले 2 खाने छोड़े फिर 0, फिर 2 खाने, अब की बार 0 छोड़ दो, इसी को रंगना पड़ेगा। और ये वाला रंगा हुआ हिस्सा मेरे भाई कहां पर है? सर ये वाला तो इसी में रंगा हुआ है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया भाई, नीचे वाला इसी में तो रंगा हुआ, ये वाला इधर वाला इसी में तो है, इसका मतलब सी आंसर। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया हो। देखो भाई, जिन भी बच्चों के कोई सा भी सवाल समझ में नहीं आए, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं आपके समझ में आ जाएगा, ये पक्की पक्की गारंटी मान लो आप। अब मैं एक सवाल को 4 बार रिपीट करूंगा, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम आ चुकी है। इसमें बताओ भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा? फटाफट कमेंट करो। देखो ये भी सिंपल है, ठीक है भाई, ये सवाल भी बड़ा ही सिंपल है, सभी बच्चे बताएंगे सवाल का आंसर क्या। देखो इसमें मेरे भाई जो खुला मुंह है ये इधर की तरफ है, यानी इधर की तरफ है। इसमें खुला मुंह इधर की तरफ है, ठीक भाई, इधर की तरफ है। इसमें खुला मुंह इधर की तरफ है, इधर की तरफ। अब जो खुला मुंह होगा इधर की तरफ, सर इधर की तरफ खुला मुंह तो इसी का है, तो ये गलत है। इसमें तो देखो नीचे की तरफ है, ठीक है, इसमें भी नीचे की तरफ है, तो ये दोनों तो गलत हो गई, ठीक है, ये दोनों तो गलत हो गई। लेकिन मेरे भाई इसमें भी देखो इधर की तरफ है, इसमें भी इधर की तरफ, सर इसमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा हमको, ठीक है भाई। देखो ऐसे देख लो, इसमें जो इसका मुंह इधर की तरफ है, इसमें इसका मुंह इधर की तरफ है, इसमें इसका मुंह इधर की तरफ है, अब की बार मुंह इधर की तरफ होगा, और ऐसा मुंह तो इसी में है। तो जिन्होंने भाई देखो इसमें तो नीचे की तरफ है, देखो एक बार इधर को, एक बार इधर को, एक बार इधर को, एक बार इधर को, इधर को तो मेरे भाई इसी में है, ठीक है भाई। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक खास कूट भाषा में लविंग को इस तरीके से लिखा गया, ईगल को इस तरीके से लिखा गया, बताओ ट्रूथफुल को कैसे लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दे दो। लविंग की नंबरिंग दो मेरे भाई, सर एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर, वी आएगा 22 पर, आई आएगा 9 पर, एन 14 पर, जी 7 पर। इसको देखेंगे, एच आएगा 8 पर, ओ आएगा 15 पर, जे आएगा 10 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर, पी आएगा 16 पर, एम आएगा 13 पर। कुछ समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आ गए। देखो 12 में एक जोड़ेंगे 13, 15 में एक जोड़ेंगे 16, 22 में जोड़ेंगे 23, 9 में एक जोड़ेंगे 10, 14 में एक जोड़ेंगे 15, 7 में एक जोड़ेंगे 8, यानी कि क्रॉस में +1 +1 +1 कर लो भाई, ऐसे कर लो। टी के बाद में यू आएगा, आर के बाद में एस आएगा, यू के बाद में वी आएगा, टी के बाद में यू आएगा, एच के बाद में आई आएगा, एफ के बाद में जी आएगा, यू के बाद में बी, और एल के बाद में एम। एम वी जी आई यू वी एस यू। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।